इंटरफ़ेस की अगर मैं बात करता चलूँ तो देखो इंटरफ़ेस के अंदर ये एक बेसिकली नॉन डिवाइडिंग फ़ेज़ कहलाता है। नॉन डिवाइडिंग फ़ेज़ से मुराद कि ये जो है वो बेसिकली एक रेस्ट की पोजीशन में होता है। ये हरकत ये बहुत सारे काम कर रहा होता है बट सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। तो इसलिए इसको जो है वो नॉन डिवाइडिंग फ़ेज़ कह रहे होते हैं। अब देखो एक एमसीक्यूज़ जो होता है, मैंने देखो इस एमसीक्यूज़ के अंदर एक ब्लंडर मारा था कि लिखा हुआ था कि द नॉन डिवाइडिंग फेज इज़ कॉल्ड, मैंने पता नहीं क्या लगा दिया था ना अपने एमकैट के अंदर ना। तो बेसिकली आपको इंटरफेस लगाना होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज इज़ कॉल्ड इंटरफेस। तो ये जो है देखो इसकी जो फेस है, देखो 3 फेज़ होती हैं इसकी, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G1 फेस की मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आपको यही जो है वो इतना आप जो क्या कहते हैं एक पेज के अंदर बना लें। क्योंकि देखें वर्डिंग में जाएंगे, वर्डिंग तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे लिखेंगे ना, तो उसके लिए तो मैंने अलग लेक्चर जो है वो अपलोड किए हुए हैं। अभी एमकेट के लिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बनाकर, सिर्फ डायग्राम आप कोशिश करें बायोलॉजी में जितनी ज़्यादा याद कर सकते हैं उतनी ज़्यादा याद करें, और डायग्राम के थ्रू ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप वर्डिंग के ज़रिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है ना, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए की सिंथेसिस का रिस्पॉन्सिबल, वो G1 फेस होता है। तो ये तो एक आपका ये पूरा एक एमसीक्यूज बन गया। एस फेस के अंदर क्या हो रहा था कि डीएनए का जो मतलब डीएनए डबल हो जाता है। देखो ये सिंगल है, ये डबल हो गया डीएनए, तो ये होता है एस फेस के अंदर, ये भी एक एमसीक्यूज बन गया आपका। G2 फेस के अंदर क्या होता है कि जो सेल होता है ना, सेल उसका एक तो वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, और दूसरा उसका जो क्या कहते हैं जो सेल होते हैं वो भी डबल हो जाते हैं। तो सही यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही होती हैं G2 फेस के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं आपको बताया चलूँ, मैंने यहाँ 2 ब्लेंडर मारे थे। एक तो मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला ब्लेंडर मारा था, और ये इस चीज़ का मैंने ब्लेंडर मारा था। वो कैसे, देखो एमसीक्यूज़ के अंदर आया था, एस फेस के बारे में पूछा गया था कि वो कौन सा फेज़ होता है इंटरफेस के अंदर जिसका जो है वो डीएनए डबल हो जाता है। तो मैंने G2 फेज़ पे टिक लगा दिया था बजाय कि एस फेज़ के अंदर टिक लगाने पे, ठीक है। तो मैं यही समझा कि मैंने कहा डबल तो हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी तो डबल हो रहा था। तो मैं डबल डबल के कॉन्सेप्ट में फंस गया था। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक अच्छा चार्ट बना के क्लियरली बताया कि भाई ये सेल है और ये डीएनए है। तो बेसिकली एक जो है वो पूरा मतलब डीएनए भी सेल का ही बना होता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं और यहाँ एक चीज़ हो रही है। तो ये आप ट्रिक की तौर पे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम और ये सेल दोनों डबल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ये क्या कहते हैं इसका सेल भी डबल हो रहे हैं। तो ये जो होगा वो G2 फेज़ के अंदर आएगा। और सेल का पूछा जाए ना, सेल का, तो इसका मतलब G2 फेज़। और अगर डीएनए का पूछा जाए कि द डीएनए इज़ डबल इन विच फेज़ इन द इंटरफेस, तो आपका जवाब होगा एस फेज़, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ब्लेंडर किया था, ये आप मत कीजिएगा। अब बात करता हूँ मैं इसकी मेयोटिक एरर की। तो देखो मेयोटिक एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पहले तो मैं बताऊँ ये होता क्या है। ये एक ऐसी एरर होती है मेयोटिक एरर, जो कि आपके मतलब देखो क्रोमोज़ोम होते हैं ना, क्रोमोज़ोम को अलग भी होना होता है, ठीक है। तो जब वो क्रोमोज़ोम अलग जब हो रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं किसी वजह से, कुदरती तौर की वजह से। तो किसी ना कुछ वजह से जो उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बीमारियां भी होंगी। तो उस बीमारी को हम कहते हैं भैया मेयोटिक एरर। तो उसकी 2 बीमारियां बेसिकली नाम दिया गया आपके सामने, और ये बहुत कॉमन है, और ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत दफ़ा पूछी गई हैं। एक होता है पॉलीप्लॉइडी, एक होता है एनीप्लॉइडी। देखो पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, ये एक बीमारी है। इसके अंदर पूरे के पूरे एक्स्ट्रा सेट जो होते हैं वो आ जाते हैं। देखो इंसान के अंदर होते हैं 46 क्रोमोज़ोम ना टोटल, और 46 क्रोमोज़ोम का अगर आप पेयर निकालो तो 23 पेयर बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका पूरा का पूरा ये 23rd पेयर जो होता है ना वो एक्स्ट्रा आ जाता है इस बीमारी के अंदर। तो एक बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके अंदर होना तो ये चाहिए कि 46 क्रोमोज़ोम है, और उसका पेयर जो बनना चाहिए सेपरेशन के बाद वो 23rd पेयर होना चाहिए। बट यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा सेट लग जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ऐसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर जो होते हैं चिल्ड्रन जो होते हैं वो मतलब मर जाते हैं, वो मतलब ज़िंदा नहीं रहते, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है एनीप्लॉइडी के अंदर बच्चे ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। तो
बेसिकली इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर जैसे कि 23rd पेयर के अंदर कुछ मसला हो गया, इसके अंदर एक एक पेयर के अंदर मसला हो रहा होता है ना। बट इसके अंदर देखो यहाँ पर पूरा का पूरा सेट एक्स्ट्रा लग गया है। तो भाई जब पूरा का पूरा सेट एक्स्ट्रा लग गया है तो ज़ाहिर सी बात है बच्चा कैसे ज़िंदा पैदा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सेट नहीं लगता पूरा का पूरा एक्स्ट्रा, यहाँ पर पेयर जैसे कि 23rd पेयर है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर हो सकता है कि 22 पेयर के अंदर कोई कम हो जाए, कोई क्रोमोसोम एक कम हो जाए या फिर एक एक्स्ट्रा लग जाए, तो ये पेयर के अंदर लग रहा होता है। 23rd पेयर में हो सकता है कोई एक पेयर एक्स्ट्रा लग जाए, ट्रायसोमी, निलोसोमी, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस ये याद रखें, एक एग्जाम्पल जो होती है वो एक होती है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अच्छा, इसके अंदर भी एक एमसीक्यूज यहाँ भी बनता है कि देखो डाउन सिंड्रोम को आप ट्राइसोमी सिंड्रोम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो होता है वो पेयर होता है, ठीक है ना, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पेयर लग जाता है डाउन सिंड्रोम के अंदर। तो अच्छा, ये जो होती है बेसिकली आप समझ लें कि एनोप्लॉइडी की एग्जाम्पल है। और इसकी जो दूसरी होती है वो टर्नर सिंड्रोम होती है। टर्नर से मुराद ये जो होती है बेसिकली फ़ीमेल के अंदर हो रही होती है। फ़ीमेल के अंदर एक जो सेट होता है वो कम पड़ जाता है। और क्लाइनफिल्टर ये जो होती है, मैंने एल से इस तरह याद किया था अपने एमकेट के अंदर कि यहाँ पर KL लग रहा है, एल फॉर मेल, ठीक है। तो मेल बीमारी होती है क्लाइनफिल्टर मेल, ये मेल के अंदर होती है। और मेल के अंदर जो होता है वो जो एक्स्ट्रा जो होते हैं वो पेयर लग जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं आपको चलें बताता हूँ। अब यहाँ देखो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखो डाउन सिंड्रोम को हम ना नॉन कंजक्शन क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब इसका जो होता है देखो यहाँ पर 22 पेयर आपकी बेसिकली 23rd पेयर होते हैं ना, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द बॉडी। तो इंसानों के अंदर 23rd पेयर होते हैं, बट 23rd पेयर जो होता है ना वो बेसिकली जीन्स का होता है, सेक्स क्रोमोसोम उसको कहते हैं। बट ये 22nd क्रोमोसोम होता है उसको कहते हैं हम ऑटोसोम। क्या कहते हैं इसको? मैं लिख देता हूँ नाम, ऑटोसोम कहते हैं इसको ना। तो ये ऑटोसोम के अंदर जो होता है वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो पेयर लग जाता है, जबकि होने 22 चाहिए थे यहाँ पर, और 22 की जगह यहाँ पर 23 लग जाते हैं, समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पर 23 लग जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसको हम ट्रायसोमी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये क्लियर हुआ? अब 20 जो सेकंड पेयर के अंदर जितना भी कुछ हो रहा होगा, लग रहा होगा एक्स्ट्रा, वो आएगा डाउन सिंड्रोम के अंदर। अगर मैं बात करूँ 23rd पेयर की, 23rd पेयर के अंदर जो भी कुछ हो रहा होगा, ये रहा 23rd पेयर के अंदर जो भी कुछ हो रहा होगा वो इनके अंदर हो रहा होगा, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हो रहा होगा, मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नॉर्मल जीन्स होते हैं वो होते हैं मेल के अंदर XY, ठीक है, ये नॉर्मल कहलाएगा, और फीमेल के अंदर XX, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब ये जो बीमारी आती है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, वो ये होता है क्लाइन सिंड्रोम के अंदर। देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लग गया, तो यहाँ पर जब एक एक्स्ट्रा पेयर लग जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियाँ क्रिएट होंगी। तो इस बीमारी को हम कहेंगे क्लाइन सिंड्रोम। फीमेल के अंदर बात करो तो फीमेल के अंदर देखो यहाँ पर एक जो ज़ीरो लगा है, इट्स मीन यहाँ पर एक कम हो गया। तो एक कम हो गया क्रोमोसोम, इट्स मीन इसका जो बीमारी का नाम होगा टर्नर सिंड्रोम होगा, और ये फीमेल्स के अंदर कॉमन होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आ गया, ये मैंने इसकी बहुत सारी डिटेल दी हुई है अपने लेक्चर के अंदर, जब आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा।